तो फ्रेंड्स वेलकम टू आवर चैनल ओनली एक्सीलेंस। सो अभी हमारा जो हमने स्टार्ट किया था 2017 का जो रीजनिंग का हमने क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना स्टार्ट किया था, उसके कुछ क्वेश्चंस करीब 2-3 क्वेश्चन रीजनिंग के बाकी हैं। तो पहले हम उसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम आज सीरीज पे चलेंगे। सीरीज आपको कैसे कैसे सीरीज दे देते हैं, एक्चुअली ये भी एनालिटिकल रीजनिंग का ही पार्ट है। आपके मोस्टली सारे एग्जाम्स में 95% ऐसा होता है कि सीरीज के क्वेश्चंस आपको आते ही हैं। ठीक है, तो पहले हम थोड़े से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड देन उसके बाद हम सीरीज पे चलेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस ऑफ 2017 एनालिटिकल रीजनिंग। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम क्लॉक तक का कर चुके थे। अ क्लॉक स्ट्राइक्स एट once at 1 o'clock, twice at 2 o'clock and thrice at 3 o'clock and so on. If it takes 12 seconds to strike at 5 o'clock, what is the time taken by it to strike at 10 o'clock? मतलब क्या हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था लास्ट कि भाई 1 बजे वो एक बार स्ट्राइक करती है कोई घड़ी, 2 बजे 2 बार स्ट्राइक करती है एंड 3 बजे 3 बार एंड सो ऑन। मतलब 10 बजे है तो 10 बार स्ट्राइक करेगी। इफ वो 5 बजे स्ट्राइक करने के लिए 12 सेकंड्स का टाइम लेती है, ठीक है, तो 10 बजे वो कितने सेकंड्स में स्ट्राइक करेगी? तो भाई 5 बजे वो 5 बार स्ट्राइक करेगी। 5 बार स्ट्राइक करने में उसने लिया 12 सेकंड का टाइम, तो 10 बजे उसको 10 बार स्ट्राइक करना है। तो अब 5 बार के लिए 12 सेकंड लिया है, तो 10 बार के लिए 24 सेकंड्स लेगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है, बिना लिखे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, हालांकि हम कर चुके हैं। ठीक है, तो हम नेक्स्ट से स्टार्ट करते हैं। चलिए, 6 boys A, B, C, D and E, A, B, C, D, E and F play a game of cards। देखिए, जब भी कभी ऐसे क्वेश्चन है, मैं आपको बताया है मैंने पहले, जो अभी हमारा 6 विमेंस वाला क्वेश्चन था उसमें हमने बताया कि 6 विमेन दिए हुए हैं। उसमें से दिया है कि भाई ये टेनिस प्लेयर है, ये सोशियोलॉजी में पीजी है, ये इंग्लिश में पीजी। तो जब भी कभी ऐसे क्वेश्चंस आए कि आपको कई सारे लोगों के नाम बताए या कई सारी चीज़ें दे कि भाई ये मैथ्स का स्टूडेंट है, ये केमिस्ट्री का स्टूडेंट है, तो हमेशा आपको क्या करना है, स्टार्ट विद जो नंबर ऑफ पीपल जो दिया है उससे स्टार्ट कीजिए। 6 लड़के दिए हैं, आप A, B, C, D, E और F 6 लड़के मैंने यहाँ पे लिख लिए। ठीक है, ये 6 लड़के दिए हुए हैं। 6 boys A, B, C, D, E and F प्ले अ गेम ऑफ कार्ड्स। अब ये 6 गेम कार्ड्स का गेम प्ले करते हैं। चलिए ठीक है, ईच हैज़ अ पैक ऑफ 10 कार्ड्स। सबके पास 10-10 कार्ड्स हैं। ठीक है, सबके पास मैंने यहाँ पे 10-10 कार्ड्स दे दिए। ठीक है, इस तरीके से मैंने लिख लिया। अब हमेशा आपको क्या करना है, जब भी कभी ऐसे क्वेश्चन है, मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, हम पढ़ेंगे ऐसे। हालांकि रीजनिंग में देखिए ऐसा नहीं होता, आपको एक टिपिकल क्वेश्चन नहीं दे देगा, पर्टिकुलर मैं आपको टाइप नहीं बता सकती हूँ कि कैसा दे देगा, लेकिन हमेशा जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, आपको हमेशा इसका जो वर्डिंग्स दी है, आप 1 by 1 सेंटेंस को फ्रेम करते जाइए। 1 by 1 जो सीक्वेंस है वो फ्रेम करते जाइए, आपका इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ध्यान रखिए, जैसे मैं अभी बता रही हूँ, ध्यान से देखिएगा कैसे करना है, उसके बाद आप इजीली सॉल्व कर लेंगे एंड आपको लगेगा ये तो बहुत ईजी है। ठीक है, एंड कोई कंफ्यूजन का चांस नहीं रहता है ऐसे में। ठीक है, ऐसे में कंफ्यूजन का चांस नहीं रहता है, गलत नहीं होता है, आपका टाइम वेस्ट नहीं होता है बार बार उसको चेक करने में या लगाने में। चलिए, ईच हैज अ पैक ऑफ 10 कार्ड्स। ठीक है, चलिए, F borrows 2 cards from A। F ने A से 2 कार्ड लिए, तो इसके पास बचे 8, इससे 2 कार्ड ले लिए, तो F के पास कितने हो गए, 12 हो गए। ठीक है, तो यहां हमने लिख दिया 12। अब क्या कह रहा है, एंड गिव्स अवे 5 to C, और इस 12 में से वो 5 C को दे देता है। तो 12 में से 5 दे देगा, तो इसके पास 12 - 5 कर दिया, और ये C के पास पहले से 10 थे और 5 और आ गए, तो ये इसके पास 15 हो गए। समझ में आया? F ने A से 2 कार्ड्स लिए, तो इसके पास 8 हो गए, इसके पास 12 हो गए, और 5 कार्ड C को दे दिए, तो 12 से 5 दे दिए, तो इसके पास 5, ये 12 - 5 यानी 7 बचे, और इसको 5 दिए तो 15 हो गए। एक सेंटेंस आपका फ्रेम हो गया। नंबर ऑफ जो अभी फर्स्ट सेंटेंस के बाद जो आपका फाइनल नंबर ऑफ कार्ड्स है वो ये है। उसके बाद क्या कह रहा है, 5 to C, who in turn gives 3 to B while B gives 6 to D। क्या कहता है, C जो है वो 3 दे देता है B को, इसने इसमें से 3 दे दिए B को, तो इसके पास 13 हो जाएंगे, और इसके पास कितने बचेंगे, 15 में 3 दे दिए इसने, तो 12 बचे। ठीक है, 12 बच गए अभी। अब क्या कह रहा है, B को दे दिए,
बी वाइल बी गिव्स 6 टू डी। अब बी ने 6 दे दिए डी को, 6 दे दिए डी को, तो इसके पास 10 पहले से थे, 16 हो जाएंगे, और इसके 13 में से 6 चले जाएंगे इसके पास, तो 7 बचेगा। ठीक है। Who passes on 1 to E, जिसने E को 1 दे दिया, E को 1 दे दिया तो इसके पास 10 + 1 11 हो गए, और इसने अपने से 1 दे दिया तो इसके पास 15 बचे। ठीक है, आगे कुछ कह रहा है क्या? Then the number of cards possessed by D and E is equal to the number of cards possessed by D and E, D और E, 15 और 11 कितने हुए? 26, 26। डी और ई के द्वारा के पास टोटल कार्ड्स कितने हैं? 26। क्या कह रहा है कि डी और ई के पास जितने कार्ड्स हैं उतने कार्ड्स और किसके पास है? ए, बी एंड सी। ए, बी एंड सी ऐड कर दीजिए। 8, 7, 15, 12, 27। ये तो 26 है, नहीं। बी, सी एंड एफ, बी, सी, एफ, तो 7, 12, 19 और 7 कितने हो गए? 26। यस, दिस इज द करेक्ट आंसर। तो अगला आपका मतलब इसके पास जितने डी और ई के पास टोटल कार्ड्स हैं उतने कार्ड्स बी, सी और एफ के पास है। ठीक है, आपका आंसर आ गया। देखिए कितना जल्दी निकला, बिना किसी कंफ्यूजन के निकला, गलत होने का कोई चांस नहीं है। हमेशा आपको ऐसे ही करना है। सबसे पहले जिसका नाम दिया है, नंबर ऑफ पीपल जो भी दिया है वो लिखिए, एंड उसके बाद एक एक करके जो सेंटेंस में बोल रहा है बस आप वो करते जाइए। आपको बस करते जाना है। आप कहेंगे कि भाई आपने तो मैम, भाई आपका 15 था, 15 में 3 दिया, 12 आपने इरेज करके लिख दिया, हम कैसे करेंगे? मत इरेज करिए। यहाँ अगर मैंने 15 लिखा है उसके बाद मुझे 3 देना है तो मैं इसको कट करके यहाँ पे 12 लिख सकती हूँ ना। आप केवल वही कीजिए, पेंसिल से नीचे उसके लिखिए। भाई आपको हमेशा OMR सीट के साथ पेंसिल मिलेगी, पेन मिलेगा, जो भी, आप उसको एक स्ट्राइक मारिए कट का, नीचे उसके बहुत छोटे वर्ड्स में लिखिए। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपका कभी गलत नहीं होगा। सेम हमने विमेन वाले केस में भी किया था। ठीक है, आप देखिए इससे क्वेश्चंस क्या इजी हो जाता है। मे भी आपको फर्स्ट टाइम समझने के लिए ज़्यादा टाइम लगे, या मतलब, लेकिन आपको लगेगा कि भाई इसमें तो ज़्यादा टाइम लग रहा है। जी, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है। आपका जो बार बार रीचेक का जो टाइम है वो ये बचा रहा है, प्लस कंफ्यूजन नहीं है, गलत होने का कोई चांस नहीं है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। देयर आर 4 हॉरिजॉन्टल एंड 4 वर्टिकल लाइन्स पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट टू वन अनदर। क्या बोल रहा है कि 4 हॉरिजॉन्टल एंड 4 वर्टिकल लाइन्स हैं। ठीक है, एक दूसरे के पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट। पैरेलल का मतलब होता है समानांतर, जो एक दूसरे को कभी कट ना करें। हिंदी में इसको समानांतर बोलते हैं, जो एक दूसरे को कभी कट ना करें। एंड इक्विडिस्टेंस का मतलब होता है समान दूरी पे, इक्वल डिस्टेंस पे। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने 4 लाइन पैरेलल खींच दी। ठीक है, अब क्या कह रहा है? 4 लाइन्स, देयर आर 4 हॉरिजॉन्टल एंड 4 वर्टिकल लाइन्स पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंस। तो 4 हॉरिजॉन्टल खींच दी, अब 4 वर्टिकल खींच दीजिए। इक्विडिस्टेंट, यहाँ पे इक्विडिस्टेंट क्यों बोला या पैरेलल क्यों बोला? इससे हो गया कि भाई ये जो है उतना ये है, जितना ये है उतना ये, मतलब ये जो छोटे वाले हैं ये स्क्वायर बना रहे हैं, इसका मतलब ये हो गया। ठीक है, तो व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स एंड स्क्वायर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड? तो आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, ये काउंटिंग ऑफ फिगर्स हम कर चुके हैं, उससे करना है। देखिए कितना इजी है। मैक्सिमम नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स एंड स्क्वायर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड। रेक्टेंगल्स एंड स्क्वायर्स बोल दिया। अगर केवल रेक्टेंगल्स बोला होता तो उसमें आप क्या करते? इसको 1, 2, 3 करते, 1, 2, 3 करते। इससे क्या होता है, इसमें क्या कहते हैं, इसमें ऐड करते हैं। जब नंबर ऑफ रेक्टेंगल, एक्चुअली रेक्टेंगल भी तो स्क्वायर ही होता है ना, मतलब सारे स्क्वायर्स तो रेक्टेंगल ही होते हैं ना। तो आपके ये जो छोटे वाले स्क्वायर्स हैं वो भी एक रेक्टेंगल काउंट होते हैं। ठीक है, तो अगर टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स बोलता केवल, तो आपको क्या करना रहता? 1, 2, 3 इसको ऐड करिए, 3, 2, 5 n + 1 6 हो गया। इधर इसको ऐड करिए, 6 हो गया, और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो गया? 6 × 6 यानी 36। ये हो गए टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, जिसमें स्क्वायर्स भी शामिल हैं। क्यों? क्योंकि आप स्क्वायर को भी तो रेक्टेंगल ही होता है, स्क्वायर भी रेक्टेंगल ही मानते हो ना।
ठीक है, स्क्वायर भी रेक्टेंगल माना होता है, तो इसलिए टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स ही हो गए। लेकिन इसमें क्या कह रहा है, रेक्टेंगल्स एंड स्क्वायर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड, इसका मतलब उसने वही चीज, आपको टोटल नंबर बोलना है। 36 आ गया, आपका आंसर इज 36। इसमें मैं आपको बता दूं आंसर के साथ साथ, इसमें जैसे बोला टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स एंड स्क्वायर्स, तो आप कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि ऑप्शन में आपको दिया 16, 24, 36 एंड 42। तो अब आप जब देखते हैं कि स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल्स, स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल्स, तो आपको लगेगा कि ऑप्शन में भी 2 आंसर देने चाहिए, एक स्क्वायर का एक रेक्टेंगल का। इसका मतलब ही हो गया है कि आपको नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स बताने हैं टोटल, ठीक है। तो आपने क्या किया, इससे कर दिया। अब कहीं आपको दूसरा तरीका क्या है इसका, ठीक है, मान लीजिए आपको अलग अलग, विच आर ओनली रेक्टेंगल्स नॉट स्क्वायर्स, ठीक है, तब कैसे करते। तो सबसे पहले तो रेक्टेंगल्स निकालिए जो स्क्वायर्स भी हैं, टोटल रेक्टेंगल्स तो 36 आ गए। अब नंबर ऑफ स्क्वायर्स निकाल लीजिए। तो नंबर ऑफ स्क्वायर्स कैसे निकालते हैं, हमने सीखा है कैसे निकालते हैं। देखिए 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, प्लस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, कितना आ गया आपका 14 स्क्वायर्स हैं, ठीक है, 14 स्क्वायर्स हैं। एंड टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स इज 36 का मतलब है टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स इज गिवन एज 36, इट मींस दिस इंक्लूड्स योर ऑल द स्क्वायर्स which will be counted as rectangles, ठीक है। सो इफ दे आर आस्किंग नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स which are not squares, then you have to deduct this 14, you have to get it deducted or minus this 14 from this 36। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 36 minus 14, that comes equal to 22, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है फिलहाल, आपको नंबर ऑफ स्क्वायर इज 14, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स प्लस स्क्वायर्स इज 36, ठीक है। चलिए लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ टेस्ट रणधीर ऑब्टेन्ड मोर मार्क्स देन द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय कुणाल एंड देबू। क्या बोल रहा है कि रणधीर के मार्क्स जो हैं कुणाल और देबू के टोटल मार्क्स से ज़्यादा है। जब भी आपको ये ज़्यादा कम इक्वल वाला क्वेश्चन आए, तो हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, इसको हमेशा आप इसके इनिशियल से डिनोट करके स्टेटमेंट लिखिए। मैंने हमेशा आपको कहा है अगर आपको मैथ्स में, रीजनिंग में, चाहे वो कोई भी वर्बल एनालिटिकल रीजनिंग हो, कुछ भी हो, या मैथ्स का आपको कुछ भी एप्टीट्यूड का क्वेश्चन हो, हमेशा स्टेटमेंट को आप फ्रेम करिए, मैथ्स के फॉर्म में फ्रेम करिए, ठीक है, लॉजिकल फॉर्म में फ्रेम करिए। तो क्या बोल रहा है, इन अ टेस्ट रणधीर ऑब्टेन्ड मोर मार्क्स देन द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय कुणाल एंड देबू, यानी रणधीर के मार्क्स ग्रेटर देन कुणाल एंड देबू के मार्क्स। कर लिया हमने एक सेंटेंस। अगला क्या है, द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय कुणाल एंड शंकर आर मोर देन दोज ऑफ रणधीर। कुणाल एंड शंकर मोर देन रणधीर, ठीक है। अगला क्या कह रहा है, सोनल ऑब्टेन्ड मोर मार्क्स देन शंकर। सोनल के मार्क्स शंकर से ज्यादा है, ठीक है। अगला क्या कह रहा है, नेहा ऑब्टेन्ड मोर मार्क्स देन रणधीर। नेहा के मार्क्स रणधीर से ज्यादा हैं, ठीक है। तो बोल रहा है कि हु अमंग्स देम ऑब्टेन्ड हाईएस्ट मार्क्स, इनमें से सबसे ज्यादा मार्क्स किसके आए। तो आप देखिए आंसर आपके पास क्या क्या है, रणधीर, नेहा, सोनल, डेटा आर इनएडिक्वेट, ठीक है। तो आपको सबसे पहले देखना है कि भाई रणधीर के मार्क्स हैं क्या सबसे ज्यादा। रणधीर के हमेशा जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना, तो आप इसको, एक तो होता है आप सीधे तरीके से चलिए। कैसे चल सकते हैं, रणधीर के K+D से ज्यादा है और रणधीर के K+SH से ज्यादा है, यानी इन तीनों से ज्यादा इसके हैं, ठीक है। तो ये लाइन यहाँ पे खत्म हो गई, क्योंकि इन दोनों से ज्यादा रणधीर के हैं, और फिर ये K+SH से ज्यादा आपके के ज्यादा है रणधीर से। तो अगर रणधीर से ज्यादा, इसका मतलब इसके मार्क्स इससे ज्यादा हैं, तो शंकर के मार्क्स देबू से ज्यादा हो गए, ठीक है, क्योंकि यहाँ भी आपका ये कुणाल है, यहाँ भी कुणाल है, तो कुणाल का मार्क तो इसके देबू के साथ भी ऐड हुआ है, कुणाल का मार्क शंकर के साथ भी ऐड हुआ है। लेकिन जब देबू के मार्क्स में ऐड हुआ है तो रणधीर से कम आया है, लेकिन शंकर के मार्क्स में ऐड हो गया तो रणधीर से ज्यादा आ गया है। इसका मतलब शंकर के मार्क्स देबू के मार्क्स से ज्यादा है, ठीक है। अब सोनल के मार्क्स शंकर से ज्यादा है, यानी सोनल के मार्क्स देबू के मार्क्स से ज्यादा हो गए, ठीक है। लेकिन नेहा के मार्क्स रणधीर से ज्यादा हैं। अब सोनल और शंकर के बारे में और कुछ भी नहीं दिया है,
सोनल और शंकर के बारे में, शंकर के मार्क्स सोनल से कम है, लेकिन अब और कुछ भी नहीं दिया, दूसरा नहीं दिया है। तो इसको अगला तरीका क्या है सॉल्व करने का, दूसरा जो आप मतलब इसमें दो एनालिटिक्स लगाइए, डबल इसको क्रॉस चेक करिए। अगला तरीका क्या है, ऑप्शन से देखिए क्या सही हो सकता है क्या नहीं। तो पहला दिया है रणधीर, रणधीर के क्या सबसे ज्यादा है, नहीं भाई रणधीर के तो एक ये देखिए रणधीर के सबसे ज्यादा है क्या, नहीं। नेहा के मार्क्स रणधीर से ज्यादा है, नहीं। नेहा के सबसे ज्यादा हो सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं हो सकते, क्योंकि सोनल के मार्क्स शंकर से ज्यादा हैं, लेकिन सोनल और नेहा का रिलेशन तो नहीं दिया है ना। तो बस यहीं से मिल गया आपको डेटा इज इनएडिक्वेट। आप डाटा इनएडिक्वेट होने के कारण, ये हम डाटा इनसफिशिएंसी में पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि कैसे इसको करेंगे। अभी फिलहाल आप इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करिए। हमेशा ध्यान रखिए, जो भी तरीका अच्छा लगता है, आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन बहुत छोटा सा है, आप आंसर से उसके ऑप्शन से निकाल सकते हैं अगर, तो वैसे जाइए आप करिए उसको, ठीक है। जरूरी नहीं आप लंबी चौड़ी मेथड लगाइए तभी आंसर आप लाइए। आप अगर ऑप्शंस के थ्रू जा सकते हैं क्वेश्चन पे तो दैट इज अ बेटर आइडिया एक्चुअली, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। हाँ, ये कलर वाला और एक्चुअली ये लॉजिकल है, लॉजिकल रीजनिंग का है क्वेश्चन, इसको भी हम देखेंगे। बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं ऐसे। ये कोडिंग वाला है, कोड वाला, जब सर्टेन कोड में ये इसको कहते हैं, ये भी हम पढ़ेंगे, बहुत अच्छा है। इन अ सर्टेन कोड 256 मीन्स रेड कलर चॉक, 256 रेड कलर चाक, ठीक है। यहाँ पे CH लिख लेते हैं चाक का, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, 589 मीन्स ग्रीन कलर फ्लावर। क्या कह रहा है, 589 क्या कह रहा है, ग्रीन कलर फ्लावर। तो ग्रीन कलर फ्लावर, तो यहां पे लिख लीजिए ग्रीन कलर फ्लावर। हमेशा ध्यान रखिए, ऐसे जब भी ये मैंने सीक्वेंस जो लिखा है ये ऐसा नहीं, ये मैंने आपको जस्ट लिखा है कि यहाँ पे चाहे तो लिख लीजिए रेड कलर चॉक, ठीक है। अब देखिए हमेशा ऐसे जब आए ना, तो चलिए अच्छा पहले पूरा क्वेश्चन देखते हैं उसके बाद बताती हूँ। वाइट 254 मीन्स वाइट कलर चॉक, 254 वाइट कलर चॉक। तो इसमें क्या क्या कॉमन है, देखिए क्या क्या कॉमन है। अब हमेशा जब ऐसे सेंटेंस दिए रहे ना, तो आपको कोडिंग वाले में हमेशा कंपेयर करिए, ठीक है। अब इसमें देखिए इन दोनों सेंटेंस में क्या चीज कॉमन है, कलर कॉमन है, रेड कलर चॉक, ग्रीन कलर फ्लावर। तो ये ग्रीन है, ये रेड है, ये फ्लावर है, ये चॉक है, और कुछ कॉमन नहीं, केवल एक कलर वर्ड कॉमन है। तो कलर वर्ड कॉमन है और इसमें क्या नंबर कॉमन है, 5, यानी 5 नंबर जो है आपका वो कलर वर्ड के लिए, किसके लिए, कलर वर्ड के लिए है, ठीक है। बाकी अब 2 और 6 इसमें रेड और चॉक का हो गया है, दोनों में से कोई भी किसी का हो सकता है। और 8 और 9 ग्रीन और फ्लावर का हो गया है। अब अगला देखिए, इसमें देखिए व्हाइट कलर चॉक, अगेन यहाँ पे चॉक आया है, और यहाँ भी कलर और चॉक आया है, यहाँ भी कलर और चॉक आया है। तो अब इसमें देखिए दो चीजें कॉमन होंगी, पहले और तीसरे में 256 तो 25 कॉमन है, 25 कॉमन है, यानी कलर और चॉक का 25 है। तो व्हाइट का हो गया 4, रेड का हो गया 6, ठीक है। तो रेड यानी 6, व्हाइट यानी 4, कलर यानी 5 हो गया, ठीक है। तो आपसे पूछ क्या रहा है, यहां भी कलर का 5 कर दीजिए, और ये क्या है, चौक ही है ना, तो चौक का आपने कर दिया। क्या है चौक का, क्या है चौक, इसमें क्या बच रहा है, देखिए 2 और 6 है ना, रेड और इसका 6 इसका हो गया, तो ये 2 आ गया, चौक का 2 आ गया, तो इसका 2 आ गया। वैसे भी 2 5 4 2 ही बच रहा था ना, हाँ। तो आपसे क्या पूछ रहा है, आप देख लीजिए आपसे क्या पूछ रहा है, द डिजिट इन द कोड दैट इंडिकेट्स व्हाइट। तो व्हाइट के नीचे क्या आ गया आपका डिजिट, कौन सी डिजिट आ गई व्हाइट के नीचे, 4। तो 4 जो है वो व्हाइट को इंडिकेट करती है। तो जब भी कभी ऐसे क्वेश्चंस आए तो हमेशा जैसे कोडिंग वाले जब भी आते हैं तो आपको क्या करना है, कोड लिखना है, बगल में आपको लिखना है, जैसे मैंने लिख लिया रेड कलर चॉक, ठीक है, 2 5 6। हमेशा ध्यान रखिए, जरूरी नहीं है ये सीक्वेंस हो,
ठीक है, जरूरी नहीं है सीक्वेंस, आपको यही तो निकालना है। तो ये कैसे निकलेगा, मैंने क्या किया है, दो सेंटेंसेस को जिसमें कोई भी एक वर्ड कॉमन हो पहले उसका कंपेयर कर दो, तो जो कॉमन वर्ड होगा सेम वे कॉमन नंबर भी एक होगा। भाई जब वर्ड कॉमन है तो उसको कोड करने वाला, डिकोड करने वाला नंबर भी कॉमन होगा ना। तो कौन सा नंबर कॉमन है, 5, तो 5 कॉमन है, और यहाँ पे वर्ड कौन सा कॉमन है, कलर, तो इसका मतलब कलर की जगह आ गया आपका 5। अब इसमें क्या बच रहा है, 2 और 6 बच रहा है, इसमें बच रहा है 8 और 9, ठीक है। तो अब अगला 2 कॉमन कर दीजिए। जब इसका आपको एक पता चल गया है कॉमन वाला, तो अब पहले और तीसरे को कर दिया हमने। इसमें 2 चीजें कॉमन है, कलर वाली तो कॉमन है ही है, तो कलर तो आपका 5 है, ये पता ही चल गया। अगला क्या कॉमन है, चौक, चौक कॉमन है, तो चौक के लिए यहाँ पे अगला वर्ड, अगला ये नंबर क्या कॉमन है, डिजिट क्या कॉमन है, 2, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, क्योंकि 5 तो कलर है तो ये दोनों जगह है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यानी चौक यानी 2 हो गया। तो अब जब 2 निकल गया, 5 निकल गया, तो बचा क्या है, 4, तो ये व्हाइट की जगह 4 आ जाएगा आपका, ठीक है। ऐसे करके अब जब आपको पता चल गया है कि कलर यानी 5, चौक यानी 2 और व्हाइट यानी 4, तो आपको जो भी पूछा है वो बता देंगे। 8, 9 आप अभी नहीं डिसाइड कर सकते कि 8 ग्रीन का है या फ्लावर का है, 9 ग्रीन का है या फ्लावर का है। अगर वो आपसे ये पूछता कि ग्रीन कलर के लिए कौन सा नंबर लिया गया है, देन दे मस्ट हैव गिवन अनदर सेंटेंस जिसमें ग्रीन कॉमन होता या फ्लावर कॉमन होता, ठीक है। अभी उन्होंने 2 चीजें इससे ये की क्योंकि इनको व्हाइट चाहिए था, मतलब वो क्वेश्चन ही ऐसा देंगे कि आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। A, B, C, D, E and E, F, G are lecturers from different cities, ठीक है। देखिए फिर से आ गया आपका ABCD EFG, ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं आपके CSAT में, मैंने देखा है। हम बहुत सारे क्वेश्चन 3-4 देख चुके हैं ऐसे टाइप से, तो आप बिल्कुल मत छोड़िएगा, बहुत इजी होते हैं ये क्वेश्चन, आपको हमेशा ध्यान रखना है। स्टार्ट विद जो नंबर जो आपको लोग दिए हैं, पर्सन्स दिए हैं, क्या दिया है डेटा, A, B, C, D, E, F and G, ये आपके 1 2 3 4 5 6 7 लेक्चरर्स हैं डिफरेंट सिटी से, ठीक है। कहाँ कहाँ से, हैदराबाद, दिल्ली, शिलोंग, कानपुर, चेन्नई, मुंबई एंड श्रीनगर से। फिर से बोल रहा है वो, नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, जरूरी नहीं है कि ये जो ऑर्डर सिटीज का दिया है उसी ऑर्डर में ये लेक्चरर्स हैं, ठीक है, कोई कहीं से भी हो सकता है। तो आप क्या है, who participated in a conference, जो कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किए, each one of them is specialized in a different subject, हर किसी का स्पेशलाइजेशन एक डिफरेंट सब्जेक्ट में है, जैसे इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, जियोग्राफी, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, हमेशा जब भी मैंने ये सेम कैसा हो गया 6 विमेन वाला क्वेश्चन, अब इसमें क्या करना है, अगला क्या दिया है आपको सब्जेक्ट्स दिए हैं जिसमें इनका स्पेशलाइजेशन है, तो वो लिख दीजिए। पहला क्या है, इकोनॉमिक्स, अगला क्या है, इकोनॉमिक्स एंड देन कॉमर्स, हिस्ट्री, ठीक है। सोशियोलॉजी, जियोग्राफी, अगला क्या आ गया आपका, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ क्योंकि नीचे आपको शायद दिखाई ना दे, मैथमेटिक्स, और यहाँ पे मैंने स्टैटिस्टिक्स लिख लिया सबसे ऊपर। चलिए स्टैटिस्टिक्स यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है, ST, ठीक है। अब चलिए अब क्या कह रहा है, फर्दर लेक्चरर फ्रॉम कानपुर इज स्पेशलाइज्ड इन जियोग्राफी, कानपुर से जो है वो जियोग्राफी में स्पेशलाइज्ड है, कानपुर वाला जियोग्राफी में, यानी जियोग्राफी वाला कहाँ से है, कानपुर से है, लिख लीजिए। अगला क्या, लेक्चरर D इज फ्रॉम शिलोंग, D शिलोंग से है, D कहाँ से है, शिलोंग से है, लिख लीजिए, ठीक है। अगला क्या कह रहा है, लेक्चरर C फ्रॉम दिल्ली इज स्पेशलाइज्ड इन सोशियोलॉजी, C जो है, C ये दिल्ली से है और सोशियोलॉजी में स्पेशलाइज्ड है, किसमें है, सोशियोलॉजी कहाँ है, ये है आपका, सोशियोलॉजी में स्पेशलाइज्ड है, ठीक है। अगला क्या कह रहा है, लेक्चरर B इज स्पेशलाइज्ड इन नीदर हिस्ट्री नॉर मैथमेटिक्स, लेक्चरर B जो है
वो हिस्ट्री और मैथमेटिक्स में स्पेशलाइज्ड नहीं है। ई कहाँ है? ई, ये हिस्ट्री और मैथमेटिक्स में नहीं है। तो ये देखिए, ये मैंने यहाँ से ऐसे खींचा है ये, तो ई जो है वो हिस्ट्री में नहीं है और मैथमेटिक्स में नहीं है। मैथमेटिक्स कहाँ है? तीसरे नंबर पे, थर्ड नंबर पे मैथमेटिक्स है, यहाँ भी नहीं कर दिया मैंने, ठीक है। तो ये मैंने हिस्ट्री और मैथमेटिक्स को नहीं कर दिया, क्रॉस कर दिया, ठीक है। इस तरीके से आप कर लेंगे, आपके पास स्पेस रहेगा, आप अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। हिस्ट्री और मैथमेटिक्स में ई नहीं है तो क्रॉस कर दीजिए। अगला क्या कह रहा है? लेक्चरर ए हु इज स्पेशलाइज्ड इन इकोनॉमिक्स डज नॉट बिलोंग टू हैदराबाद। लेक्चरर ए स्पेशलाइज्ड इन इकोनॉमिक्स, यानी स्पेशलाइज्ड इन इकोनॉमिक्स डज नॉट बिलोंग फ्रॉम हैदराबाद, यानी ये हैदराबाद से नहीं है, ध्यान दीजिएगा, हैदराबाद से नहीं है। सी दिल्ली से है, डी शिलोंग से है, ए हैदराबाद से नहीं है, तो बी ई एफ जी में से कोई हैदराबाद से होगा, ठीक है। जी कानपुर से है, जी कहाँ से? कानपुर से है, नहीं सॉरी, अच्छा जियोग्राफी वाला लेक्चरर कानपुर से, जी इज नॉट फॉर, जी हियर इज फ्रॉम फॉर जियोग्राफी, हाँ, जियोग्राफी का लेक्चरर कानपुर से, ठीक है, यहाँ ये नहीं। तो क्या कह रहा है? लेक्चरर एफ हु इज स्पेशलाइज्ड इन कॉमर्स बिलोंग्स टू श्रीनगर। एफ जो है श्रीनगर से है, श्रीनगर से है, और स्पेशलाइज्ड इन कॉमर्स, कॉमर्स कहाँ है? ये स्टैटिस्टिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, कॉमर्स, कॉमर्स कहाँ आया? ये, तो ये श्रीनगर से है, कॉमर्स से है, ठीक है। अगला क्या है? लेक्चरर जी हु इज स्पेशलाइज्ड इन स्टैटिस्टिक्स बिलोंग्स टू चेन्नई। जी है वो स्टैटिस्टिक्स में है और चेन्नई से बिलोंग करता है, चेन्नई से बिलोंग करता है। चेन्नई मिल गया, श्रीनगर मिल गया, शिलोंग मिल गया, डी मिल गया, हैदराबाद से ये है नहीं, तो या तो हैदराबाद से बी है या हैदराबाद से ई है, ठीक है। क्या कह रहा है? हु इज स्पेशलाइज्ड इन जियोग्राफी। जियोग्राफी में कौन स्पेशलाइज्ड है? कानपुर वाला। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, आपने पूरा देख लिया, हर जगह क्रॉस मार दिया, अभी हमने एक छोड़ा हुआ था, क्या छोड़ा था? लेक्चरर बी इज स्पेशलाइज्ड इन नीदर हिस्ट्री नॉर मैथमेटिक्स। तो बी ना तो हिस्ट्री में है ना मैथमेटिक्स में है, तो हिस्ट्री में भी क्रॉस कर दीजिए, मैथमेटिक्स में भी क्रॉस कर दीजिए। अब ये देखना है आपको कि कौन कौन सा बचा हुआ है, ठीक है, कौन कौन सा आपको बचा हुआ है ये करने के लिए। देखिए मैथमेटिक्स का आपको इकोनॉमिक्स का मिल गया, स्टैटिस्टिक्स का आपको जी मिल गया है, इकोनॉमिक्स का ए मिल गया है, बी आपका मैथमेटिक्स का है नहीं, सी वाला आपको मिल चुका है, हिस्ट्री का है नहीं, सोशियोलॉजी का मिल चुका है, तो बी के लिए कौन सा बचता है? बी, क्योंकि सारे ही रोज आपकी भर चुकी हैं, तो एक ये रो है जिसमें कुछ नहीं है। तो अगर ये हिस्ट्री का नहीं है, आप हिस्ट्री का नहीं है, मैथमेटिक्स का नहीं है, इकोनॉमिक्स का नहीं है, तो आपका क्या निकलता है? इसका मतलब ये निकलता है कि आपका जो बी है वो आप इसमें ज्योग्राफी में स्पेशलाइज्ड है, ठीक है। तो अब आगे आपका ये ज्योग्राफी में स्पेशलाइज्ड है, ठीक है, और जो जियोग्राफी में स्पेशलाइज्ड है वो कानपुर का है। तो आपका पहला क्वेश्चन वही पूछ रहा है, हु इज स्पेशलाइज्ड इन जियोग्राफी, तो जियोग्राफी में कानपुर वाला स्पेशलाइज्ड है, यानी आपका बी है वो जियोग्राफी में स्पेशलाइज्ड। आपने देखा कैसे किया, ABCD लगाया आपने, उसके बाद आपका जो जो सेंटेंस दिया आपने वहां कट मार किया। एक्चुअली ये थोड़ा सा स्पेस कम होने के कारण आपको हो सकता है कंफ्यूजिंग लग रहा हो, ठीक है, बट कंफ्यूज मत होइएगा। मैं आपको एक बार फिर से बोल देती हूँ। पहला सेंटेंस है लेक्चरर फ्रॉम कानपुर इज स्पेशलाइज्ड इन जियोग्राफी, तो जियोग्राफी वाले पे मैंने टिक मार दिया है और यहाँ पे कानपुर लिख दिया है, के लिख दिया है, ठीक है, क्योंकि हमें पता नहीं कि कौन सा है, अदरवाइज हम उसके ऊपर लिख देते, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया है, के लिख दिया है। अगला क्या है? लेक्चरर डी इज फ्रॉम शिलोंग, डी को शिलोंग लिख दिया है। देन लेक्चरर सी फ्रॉम दिल्ली इज स्पेशलाइज्ड इन सोशियोलॉजी, सी दिल्ली से है, सोशियोलॉजी में स्पेशलाइज्ड है, हमने इसमें यहाँ पे टिक मार्क कर दिया है, ठीक है। ये सोशियोलॉजी का कॉलम बॉक्स है, तो हमने सोशियोलॉजी के बॉक्स पे टिक मार्क कर दिया है। अगला लेक्चरर बी इज स्पेशलाइज्ड इन नीदर हिस्ट्री नॉर मैथमेटिक्स, बी ना तो हिस्ट्री में है ना मैथमेटिक्स में है, तो मैथमेटिक्स को भी कट किया, हिस्ट्री को भी कट कर दिया, ठीक है। अभी देखिए आगे आपका क्या बचता है, ये कॉमर्स का 2 लाइन खींच गई क्या, इसको इधर से इधर, अच्छा ठीक है वही हुआ, ये यही लाइन आप मानिए, ये लाइन एक्स्ट्रा आ गई है, ठीक है,
हाँ चलिए अगला क्या दे रहा है, लेक्चरर ए हु इज स्पेशलाइज्ड इन इकोनॉमिक्स डज नॉट बिलोंग टू हैदराबाद, हैदराबाद से बिलोंग नहीं करना है तो हमने क्रॉस कर दिया है, स्पेशलाइज्ड इन इकोनॉमिक्स है तो इकोनॉमिक्स में हमने यहाँ पे देखिए इसके बॉक्स पे टिक मार्क कर दिया है। अगला क्या कह रहा है, लेक्चरर जी हु इज स्पेशलाइज्ड इन स्टैटिस्टिक्स बिलोंग्स टू चेन्नई, सॉरी लेक्चरर एफ हु इज स्पेशलाइज्ड इन कॉमर्स बिलोंग्स टू श्रीनगर, एफ जो है श्रीनगर से है, कॉमर्स में स्पेशलाइज्ड है, कॉमर्स वाले में मैंने यहाँ पे टिक मार्क कर दिया, ये देखिए कॉमर्स का सेक्शन है, ये मैंने टिक मार्क कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो अभी आपको कैसे करना है, अब बस आपको अगला दिया है, लेक्चरर जी हु इज स्पेशलाइज्ड इन स्टैटिस्टिक्स बिलोंग्स टू चेन्नई, जी चेन्नई से बिलोंग करता है, हमने CH लिख दिया यहाँ पे, स्टैटिस्टिक्स में मास्टर्स है, सॉरी स्टैटिस्टिक्स में स्पेशलाइजेशन है, हमने यहाँ पे टिक मार्क कर दिया, स्टैटिस्टिक्स प्लस है, पहला है, आपको बॉक्स भले ना दिखे तो ये फर्स्ट वाले को हमने टिक मार्क कर दिया है, ठीक है। अब देखिए आपको स्टैटिस्टिक्स पे एक मिल गया, ठीक है, तो जी आपको चेन्नई से है, स्टैटिस्टिक्स से है, ठीक है। अगला एफ को देखिए श्रीनगर से मिल गया है, स्पेशलाइजेशन इन कॉमर्स। अगला देखिए डी शिलोंग से है, इसका स्पेशलाइजेशन नहीं दिया है, ये हमें हो सकता है कि निकालने को पूछ ले बाद में, ठीक है। सी देखिए दिल्ली से बिलोंग करता है, स्पेशलाइजेशन दिया है सोशियोलॉजी में, बी का कोई स्पेशलाइजेशन नहीं दिया है और बिलोंग कहाँ से करता है ये भी नहीं दिया है, तो चलिए इसको देख लेते हैं। बी का आपका क्वेश्चन भी पहला यही है, हु इज स्पेशलाइज्ड इन जियोग्राफी, बी का देखिए आपको पहला है स्टैटिस्टिक्स, जी मिल चुका है, दूसरा है इकोनॉमिक्स, ए मिल चुका है, तीसरा है मैथमेटिक्स, उसमें बी है नहीं, चौथा है कॉमर्स, एफ मिल चुका है, पांचवा है हिस्ट्री, बी आपको कह दिया कि बी है ही नहीं हिस्ट्री में स्पेशलाइज्ड। अगला है सोशियोलॉजी, आपको सी मिल चुका है, तो बचा कौन सा, बी के लिए सब्जेक्ट कौन सा बचा है, केवल जियोग्राफी, तो आप बी को जियोग्राफी में टिक मार्क कर दीजिए, यानी बी आपका कानपुर से है और जियोग्राफी में स्पेशलाइजेशन है, ठीक है। अब अगला देखिए, ए दिया है कि हैदराबाद से नहीं है, तो कौन कौन से बचते थे, बी और ई बचे थे जो कि हैदराबाद से हो सकते थे, अब बी निकला है कानपुर का तो ई हो गया हैदराबाद से, ठीक है। तो अब आपको सबके शहर के नाम पता चल गया, अब चूंकि ये हैदराबाद से है तो केवल एक मुंबई बच रहा है, तो ए इज फ्रॉम मुंबई, ठीक है, ए इज फ्रॉम मुंबई, ए मुंबई से है, के कानपुर, बी कानपुर से है, सी दिल्ली से है, डी शिलोंग से है, ई हैदराबाद से है, एफ श्रीनगर से है, जी चेन्नई से है। अब देखिए कितना इजी हो गया है ऐसे में क्वेश्चंस को सॉल्व करना, आप देख सकते हैं। बस आपको अभी यहाँ पे क्योंकि स्पेस कम है आपको थोड़ा मेसी लग रहा होगा, अगर आप प्रॉपर बॉक्स बनाएंगे और स्टेटमेंट वाइज बस टिक मार्क करते जाएंगे तो बिल्कुल भी कठिन नहीं होते ये क्वेश्चन और इसमें कंफ्यूजन रहता ही नहीं है। बस ध्यान से टिक मार्क करिए, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, स्टेटमेंट ध्यान से पढ़िए, बस, ठीक है। अगला इसी का क्वेश्चन है, टू विच सिटी डज द लेक्चरर स्पेशलाइज्ड इन इकोनॉमिक्स बिलोंग, तो इकोनॉमिक्स में स्पेशलाइज्ड लेक्चर कौन सा है, लेक्चरर कौन सा है, ए, तो ए कहाँ से निकल आया आपका, मुंबई से आ गया। अगला है तो ऑप्शन बी मुंबई इज द करेक्ट आंसर, एंड पहले का हु इज स्पेशलाइज्ड इन जियोग्राफी, ऑप्शन ए बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है, हु ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू हैदराबाद, हैदराबाद से कौन बिलोंग करता है, हमने निकाल लिया ई, आंसर है क्या इसमें ई, यस, ऑप्शन बी ई इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये तीन क्वेश्चन आपके इस एक से दिए हैं, तो आप देखिए आपका सी सेट कितना इजी हो जाता है, अगर आप कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़े रहेंगे तो आपको क्वेश्चंस बहुत इजी आ जाएंगे, ठीक है। तो जब भी कभी ऐसे दिए रहे कार्ड्स का खेल रहे हैं बच्चे, या आपको ऐसे दिया रहे ये टीचर है, ये स्पेशलाइजेशन है, या ये यहाँ से है इस शहर से, ये दूसरे शहर से, हमेशा आप क्या कीजिए, कॉलम बनाइए, रोज बनाइए, ठीक है। आपको बस क्या करना है, क्रॉस बॉक्स बनाना है और उसमें बस क्रॉस टिक मार्क करते जाना है, जो जहां से जिसका जो चीज दिया आपको टिक मार्क करना है, आपका आंसर आ जाएगा, कभी गलत होने का चांस ही नहीं रहता है ऐसे में, ठीक है। तो इस तरीके से आपके सारे क्वेश्चंस इसके हो गए हैं लॉजिकल रीजनिंग के। अब एक दो क्वेश्चन जो हमने छोड़े हुए हैं वो हम जब आपके पढ़ लेंगे, आपका वो वाले कुछ वैसे टाइप से जब सिलेबस कर लेंगे आपका रीजनिंग का, तो उसके बाद सॉल्व करेंगे। वैसे लगभग सारे हो चुके हैं रीजनिंग और एप्टीट्यूड के,
कब 2 ही 3 बचे हैं, तो आप चिंता मत कीजिए, मैं नोट करती हूँ, मुझे ध्यान रहता है। विल डेफिनेटली सॉल्व दोज क्वेश्चंस एंड आपका कुछ भी सिलेबस नहीं छूटेगा। बस आप लोग सब्सक्राइब करना मत भूलिए चैनल को, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिए। डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकॉन एंड प्लीज इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू हिट द लाइक बटन। ओके, इतने कम लाइक्स आते हैं तो वी फील लाइक आपको पसंद ही नहीं आ रहा है। देन कुछ बच्चे हैं जो कमेंट्स करते हैं और वो उनका अप्रिशिएट करते हैं, तो लगता है कि नहीं, शायद आप लोग थोड़े से आलसी हो रहे हैं, बट डोंट बी लाइक, हम आपके लिए मेहनत करते हैं, या तो आपसे हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप हमारा मनोबल बढ़ाएंगे। सो प्लीज़ डू हिट द लाइक आइकॉन एंड नोटिफिकेशन के लिए, आपको न्यू वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहे। सो डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकॉन टू, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।